दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने 23वें लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जिन बच्चों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर एक बार पीछे के वीडियोस को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। समीक्षा अधिकारी परीक्षा की जो भी बच्चे तैयारी करें उनके लिए इससे बेहतर वीडियो नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो एक दिन में सभी सब्जेक्ट पढ़ता हो। समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ा नहीं जा सकता। ये आपके मन में क्या दोस्तों एक भूल है, ठीक है, ये गलतफहमी है कि नहीं पढ़ा जा सकता। आप स्टडी 91 पर नितिन सर की क्लास देखिए, एक दिन में हम सभी चैप्टर पर बातचीत करते हैं, सभी सब्जेक्ट पर बातचीत करते हैं, ठीक है। जब भी मेरे मुख से चैप्टर निकला करे ना, आप उसे सब्जेक्ट समझा करिए। यहां पर हम चैप्टर को एक सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज की परीक्षा में दोस्तों कई सारी परीक्षाओं को कवर किया गया, जैसे री एग्जाम 2016 में हुआ था, प्री एग्जाम 2017-2021 के सवाल, तो प्री के साथ साथ हम मेंस के सवालों को भी अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले, मन में कभी भय ना रहे कि नहीं सर हम तो केवल प्री तक की तैयारी किए हैं, हमने मेंस के सवाल को देखा ही नहीं। बहुत आसान सवाल है, आप बस देखते चलिए। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं और परीक्षाओं के लिए किताबें लॉन्च की गई। आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। बहुत शानदार किताबें दोस्तों, आप एक बार लेके देखिए। हमारी टीम बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से काम करती है और अच्छा मैटर प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जहां कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सीधे आते हैं अपने सवालों पर। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सवाल क्या दिया है। पहला ही सवाल दोस्तों मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। मेंस 2016 का सवाल है, सुनिए क्या दिया गया है। लिख रहा किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान भेजा था। दो समुद्री अभियान भेजा था। अगर दोस्तों इस 642 को ध्यान में रखा जाए और यहां पर हम उत्तर भारत की बात करें, ठीक है, अगर हम यहां पर किसकी बात करें, उत्तर भारत की बात करें, तो इस समय जो है किसका काल चल रहा था दोस्तों, हर्षवर्धन का समय। किसका कॉल है दोस्तों, ये हर्षवर्धन का समय चल रहा है, वर्धन काल चल रहा था। आपको इसके बारे में जानकारी होगा, ठीक है। या फिर इसी पीरियड को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम गुप्तोत्तर काल का नाम देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, गुप्तोत्तर काल का नाम देते हैं या फिर वर्धन काल का नाम देते हैं। ये टाइम पीरियड चल रहा है। फिलहाल सवाल दक्षिण भारत से पूछ रहा है कि बताइए दक्षिण भारत के किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में अभियान भेजा था। तो कह रहा राजा राज। अब जिन बच्चों को पता नहीं है ना, वो बच्चा समझेगा राजा राज। क्यों? क्योंकि राजा राज जो है दोस्तों ये चोल साम्राज्य के राजा थे और इनके समय में दोस्तों चोल साम्राज्य की काफी तरक्की, काफी उन्नति हुई थी, ठीक है। चोल साम्राज्य की नौसेना बड़ी मजबूत थी। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य जितनी मजबूत नौसेना किसी का नहीं था। लेकिन अगर हम 642 ईस्वी को ध्यान में रखें तो इसमें चोल शासकों के बारे में बातचीत करना दोस्तों व्यर्थ है। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। जी हां दोस्तों, कीर्ति वर्मन, जयसिंह प्रथम, ये सब गलत ऑप्शन है। नरसिंह वर्मन प्रथम याद रखेगा, इन्होंने सिंघल द्वीप के विरुद्ध दोस्तों अभियान भेजा था। ये आप तथ्य याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है, ठीक है। आइए मुद्दे की बात करते हैं। लिख रहा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ठीक है। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण दोस्तों पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा दोस्तों, पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया। और मैं तो आपको बताना भूल गया दोस्तों, यहां पर नरसिंह वर्मन प्रथम क्या है दोस्तों, यह पल्लव शासक है। क्या है दोस्तों, यह पल्लव शासक है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख रहा नरसिंह वर्मन प्रथम का प्रथम शासक था। शासक था नहीं, शासक थे, थोड़ा इज्जत दीजिए यहां पर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किस वंश के शासक थे, ये पल्लव शासक थे, ठीक है। पल्लव वंश के शासक थे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। एक सवाल दोस्तों और याद रखिएगा यहां पर, बड़ा अच्छा सवाल है। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ही, अच्छा उसको छोड़िए, पहले यहां बताता हूं आपको, हर्षवर्धन के समय में दोस्तों कौन सा चीनी यात्री आया था। देखिए आप दो लोगों का नाम अक्सर पढ़ते हैं, एक विन्सांग का नाम पढ़ते हैं और एक फाहियान का नाम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था विन्सांग, ह से विन्सांग और ह से हर्षवर्धन। तो विन्सांग ने यात्रा किया था हर्षवर्धन के शासन काल में, ठीक है। वेन्सांग ने कब यात्रा किया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा किया था। और जो फाहियान पढ़ते हैं वो चंद्रगुप्त के समय में यात्रा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, ठीक है, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के जो शासक थे उनके समय में यात्रा किया हुआ है। तो यहां वेन्सांग है। वेन्सांग दोस्तों जब इनके यहां शासन ये हर्षवर्धन के टाइम में आया ना, उसी टाइम में दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम के यहां भी गया था और पल्लव शासकों के यहां भी गया था। तो कभी कभी सवाल पूछ सकता है कि पल्लव शासकों के यहां पर कौन सा चीनी यात्री गया था, तो वेन्सांग याद रखेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, किसने पल्लव वंश की स्थापना किया था, तो याद रखेगा इनका नाम है सिंह विष्णु। क्या नाम है दोस्तों, सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना किया था।
चोल वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो चोल वंश की स्थापना किया था विजयालय ने। किसने किया था? विजयालय, विजयालय, ठीक है। विजयालय ने दोस्तों क्या किया था? चोल वंश के संस्थापक थे, ठीक है, चोल वंश के संस्थापक थे। ऐसे पूछता है, जैसे राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने किया? दंती दुर्ग ने किया था। किसने किया था? दंती दुर्ग ने। उसी तरह से पल्लव का किसने किया? सिंह विष्णु ने किया। पल्लवों की राजधानी कहां पर थी दोस्तों? याद रखेगा, कांचीपुरम। कहां पे थी दोस्तों? पल्लवों की राजधानी कहां थी? कांचीपुरम राजधानी थी। करा राज राजेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? याद रखेंगे, राजा राज प्रथम ने कराया था। किसने? राजा राज ने कराया था, जो कि चोल वंश के शासक थे, ठीक है, राजा राज ने कराया था। ये सब याद रखेंगे, ठीक है। जब आप सवालों को इतना डीप पढ़ते हैं ना, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और तब जाके लगता है कि हम सच में पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, इसीलिए मैं कहता हूं आप स्टडी 91 पर सब्जेक्ट वाइज जो कोर्सेज मैंने लॉन्च किए आप उसे ज्वाइन कीजिए। वहां पर दोस्तों विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे ये अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दोस्तों मिडावल हिस्ट्री का सवाल है, ठीक है। ये सवाल प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है और सवाल क्या दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलाया? ठीक है, शाहरुख नाम का क्या चलाया दोस्तों? चांदी का सिक्का चलाया था। अकबर ने चलाया था क्या? नहीं। यह सिक्का किसने चलाया था दोस्तों? बाबर ने चलाया था। हुमायूं और शाहजहां गलत ऑप्शन है। शाहरुख नाम का सिक्का किसने चलाया था? याद रखेंगे, बाबर के द्वारा चलाए गए सिक्के का नाम है। कुछ और सवाल देता हूं सिक्कों से संबंधित। याद रखेगा, एक सिक्का था असरस सिक्का, ठीक है। असरस सिक्का ध्यान दीजिएगा, असरस सिक्का किस धातु का बना था? तो सोने का बना सिक्का था। इसी तरह से रुपया सिक्का किसका बना था दोस्तों? रुपया सिक्का ये चांदी का सिक्का था। और ये जो दास सिक्का है दोस्तों, ये किसका था दोस्तों? ये तांबे का सिक्का था, ठीक है। किसका था दोस्तों? सोना, चांदी और तांबा। ये सिक्का दोस्तों किसने चलाया था बताइए? असरस सिक्का, रुपया सिक्का, रुपया। अब आप जब रुपया का नाम या रुपया का नाम पढ़ते हैं तो हमेशा शेरशाह सूरी पढ़ते हैं और वहीं से दोस्तों आप याद रखिएगा, बिल्कुल ये असरस सिक्का, रुपया सिक्का और दास सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था, जिसने सूरी वंश की स्थापना किया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं के साथ दो लड़ाई लड़ा था। एक दोस्तों 1539 ईस्वी में लड़ा था, जिसे हम नाम देते हैं चौसा का युद्ध। क्या देते हैं? चौसा का युद्ध। और एक लड़ाई लड़ा था दोस्तों 1540 में, जिसे हम कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। क्या कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। तो ये दो लड़ाई लड़ा गया था और 1540 वाले में हुमायूं को निर्वासित कर दिया था, देश निकाला दे दिया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। डर के भाग गया तो हुमायूं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। लिख रहा सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और आकाश की महिमा दोस्तों सिक्कों पर अंकित की गई, लेकिन किसके सिक्कों पर अंकित की गई? ठीक है, बताइए किसके शासनकाल में सिक्कों पर पृथ्वी के चित्र बने हुए थे, सूर्य के चित्र बने हुए थे, आकाश के चित्र बने हुए थे, चंद्रमा के चित्र बने हुए थे? किसके शासनकाल के सिक्के थे? याद रखिएगा, अकबर के शासनकाल के सिक्के थे। किसके शासनकाल के? अकबर के शासनकाल के सिक्कों की खासियत थी। लिख रहा मुगल काल में राजा की आकृति युक्त दोस्तों सिक्के किसने जारी किया? जिसपे मुगलों के राजा बादशाह की आकृति के सिक्के जारी किए गए दोस्तों, तो जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये देता दोस्तों, सोने का सिक्का दोस्तों सर्वप्रथम किसने चलाया? सर्वप्रथम सोने का सिक्का ये किसने चलाया? तो याद रखेगा दोस्तों, विम कटफिसस का नाम आता है, ठीक है। विम कटफिसस का नाम आता है। कुल मिला जुला के आप नाम याद रखिए कुषाण वंश का, ठीक है। किसका नाम याद रखेगा? कुषाण वंश का। लेकिन अगर आपसे पूछ ले सवाल कि सर्वाधिक सोने का सिक्का, देखिए सोने का सिक्का पहली बार अपनी जगह है, लेकिन सर्वाधिक सोने का सिक्का दोस्तों, सोने का सिक्का किसने चलाया? दोस्तों सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में चला है। कब चला दोस्तों? गुप्त काल में। अब ऐसी छोटी छोटी बातें हैं ना, अगर आप इतिहास के पन्नों पर ध्यान नहीं देंगे सवाल गलत होगा। इसी तरह सवाल आता है कि शीशे का सिक्का किसने चलाया? क्या सवाल आता है दोस्तों? शीशे का सिक्का। अब बताइए, आप कहेंगे सर शीशे का भी सिक्का चलाया गया था? हाँ, चलाया गया था। शीशे का सिक्का दोस्तों सातवाहन साम्राज्य में चला हुआ था। किसमें? सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे का सिक्का चलाया हुआ था। तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। इन हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, तब जाके काम से क्लियर होगा, तब जाके आप हर सवाल सही कर सकते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास से सवाल देखिए। यह सवाल दोस्तों मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ो। यह सवाल जब मेरे सामने पहली बार आया था, आज नहीं, जब मैंने कई बार इतिहास पढ़ा है आपको, और जब पहली बार ही आया था तब मैं भूल जाता था। मेरी एक हमेशा की आदत रही है, मैं कोई भी चीज पढ़ता हूं जहां मुझे लगता है मुझे याद नहीं हो रहा है ना, कि मैं मशीन तो हूं नहीं, मैं बादाम भी नहीं खाता, काजू भी नहीं खाता, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये गलतफहमी होती कि सर बहुत जो है ड्राई फ्रूट लेते होंगे इसलिए दिमाग बहुत तेज होगा, ऐसा नहीं है।
प्रैक्टिस करने से सब कुछ संभव है। जैसे एक रस्सी आपने सुना होगा कि पत्थर को भी काट देती है, तो रस्सी क्या कोई काजू बादाम लेती है? नहीं। ठीक है, अभ्यास, नित्य अभ्यास से कुछ भी संभव है, नित्य अभ्यास से कुछ भी संभव है। और आप ये जान लीजिए, नित्य अभ्यास ही है जो नितिन सर को इतना आगे लेके आ गया है और सारी चीजें अब धीरे धीरे याद होने लगी। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि आप भी अभ्यास करेंगे आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सुनिए, जब ये सवाल मेरे पास आया ना तो मैं बड़ा परेशान। मेरी एक आदत रही, मैं सवाल को रटता नहीं हूं। ठीक है, मैं ऐसा कोई क्लू बनाता हूं, ऐसा कोई ट्रिक बनाता हूं कि मुझे याद हो जाए। ठीक है, कोशिश मेरी रहती है। तो जब ये सवाल मेरे पास आया ना, मैंने इसमें भी ट्रिक बनाया। बताऊंगा आपको ट्रिक तो आप हंसने लगोगे। देखिए मैं बताता हूं, मैंने ट्रिक बनाया अशोक। अशोक कौन थे दोस्तों? तो आपका अशोक नाम आते ही आपके ध्यान में आ जाएगा किसके बारे में? आप चले जाएंगे मौर्य वंश में, और अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, द ग्रेट अशोका। बस ग्रेट से पकड़ लो, यहां ग्रेट ढूंढ लो, क्या है? द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, तो इनकी किताब का नाम क्या दोस्तों? द ग्रेट। आप कभी नहीं भूलोगे, आप चाह के भी नहीं भूलोगे, सपने में सोए रहोगे बता दोगे सर ग्रेट वाला होगा उत्तर। ठीक है, इनकी किताब का नाम ग्रेट है, द ग्रेट रिबेलियन। आगे देखो दोस्तों, एक लिखा नाम इसमें एसबी चौधरी। क्या लिखा दोस्तों? एसबी चौधरी। एसबी चौधरी ने क्या लिखा दोस्तों? यस से याद रखेगा एसबी, और यहां पर फिलहाल बोल नहीं सकते लेकिन याद रखेगा यहां पर सिविल। ठीक है, एसबी चौधरी, या फिर सी से आप चौधरी पकड़ सकते हैं तो सिविल चौधरी याद रखिए, ये मैंने बना के याद किया था। ठीक है, इसी तरह से मजुमदार को म्यूटिनी से याद रखिए, म्यूटिनी एंड रिवोल्ट। ठीक है, और बीडी सावरकर क्या हो जाएगा दोस्तों? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, बच्चा ही उत्तर हो जाएगा। तो आप मैच कराएंगे तो पहले का 2 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा, तीसरे का 4 हो जाएगा और चौथे का 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1 आपका सही जवाब बनेगा। यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। बहुत आराम से। क्या आप जितना भयभीत हो रहे थे, क्या उतने भय की जरूरत थी आपको? आइए लिख भी देते हैं यहां पर। लिखना द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा दोस्तों? ये तो सिंपल सी बात है, ये बीडी सावरकर की रचना है। किसकी रचना है? बीडी सावरकर जी की रचना है, याद रखेंगे। सिपाही म्यूटिनी लिखा दोस्तों, तो जब म्यूटिनी लिखेगा तो हम क्या बताएंगे दोस्तों? यहां मजुमदार, म से म्यूटिनी, म से मजुमदार बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट में से मजुमदार ही याद रखा है। ठीक है, मजुमदार याद रखेगा। सिविल रिवेलियन की बात करेगा तो याद रखेगा सिविल से चौधरी आपको याद रखेगा, तो एसबी चौधरी बोलिएगा। ठीक है, एसबी चौधरी बोलिएगा। ठीक है, और द ग्रेट रिबेलियन दोस्तों किसका नाम आ जाएगा? अशोक मेहता जी का नाम आ जाएगा। ठीक है, अशोक द ग्रेट। ठीक है, ग्रेट, तो अशोक मेहता का नाम याद रखेंगे। इस प्रकार जितना भय था आपके अंदर वो सारा भय समाप्त हो गया और आपने सवाल को सही भी कर दिया। किया कि नहीं? देखिए समय देंगे, स्टडी 91 के साथ जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही दोस्तों मैंने आपको पीछे के जो 22 लेक्चर दिए वो ऐसे ही दिए, आप जाके जरूर देखिए। अगर नहीं देखेंगे तो बहुत पछतावा होगा। ये प्रीवियस पेपर के सवाल करा रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, ये भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है और मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। सर मजा तो बहुत आ रहा है क्योंकि प्री और मेंस दोनों के सवालों को हम लोग कर रहे हैं। सवाल क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बता दीजिए। लिख रहा है जूट, सर्वाधिक जूट की खेती कहां होती? पश्चिम बंगाल। वर्ल्ड वाइड नाम है, दुनिया में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल ही करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट दिया है। चाय के उत्पादन में असम का नाम है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का नाम है, लेकिन रबड़ उत्पादन में दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश दिया है गलत है। हिमाचल प्रदेश की जगह क्या होना चाहिए था? केरल होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहां होता है भारत में? केरल में होता है, इसलिए यही पॉइंट गलत है। यहां हो जाएगा दोस्तों डी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कुछ नए सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, नए सवाल में क्या दिया है? भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों? तो सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होता है कहां पर? असम में। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है दोस्तों? तो याद रखेगा पश्चिम बंगाल में। जूट का पश्चिम बंगाल में होता है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल 2 चीजों के लिए जाना जाता है, एक तो जूट उत्पादन के लिए और एक चावल उत्पादन के लिए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, धान के लिए। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। कि याद आ गया मुझे, सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना। ठीक है, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा सफेद सोना कहा जाता है कपास को। किसे कहा जाता है दोस्तों? कपास को। ठीक है, एक न्यूज अभी बड़ी चर्चा में चल रही है कि चांद की धरती पे कई सारे फसल लगाए गए या फिर स्पेस में लगाया गया और स्पेस में कोई भी फसल बहुत धीमी गति से बढ़ा, लेकिन कपास के जो बीज थे वो बहुत जल्दी पनपना शुरू हो गए। ये मैंने अभी रिसेंट में कहीं देखा, 3-4 दिन से मैं सपना देख रहा हूं, पता नहीं सपने में चला जा रहा हूं स्पेस में और कोई खेती वेती हो रही, वहां कपास की खेती देख रहा हूं।
ये मैं आज का सपना बता रहा हूं। अब जो भी हो ठीक है, पता नहीं ये सही भी है, ये सफेद सोना तो कपास को कहते हैं सही है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता चांद की धरती पर ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं अपने सपने की बात बता रहा हूं। स्पेस में लोग दोस्तों खेती करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी बहुत जो है चीजें हैं, लेकिन चांद की धरती पर मुझे नहीं लगता हुआ होगा। एक बार आप चेक करिएगा, ये आज सपने की बात था, क्या सही क्या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सपने में देखा कि चांद की धरती पर कपास की खेती संभव है। ठीक है, हालांकि वहां वायुमंडल, अरे हजार, अब मेरा मजा मत लियो भाई, ठीक है, 1000 बार मैंने आपको पढ़ाया कि चांद पर वायुमंडल नहीं है, वहां निर्वात है, वहां लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, फिर खेती कैसे संभव है। लेकिन ये मैं सपने की बात बता रहा हूं। सफेद सोना से मतलब रखो जो आज का उत्तर, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे। ठीक है, आगे बढ़ो। लिख रहा भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है दोस्तों? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। कौन करता है? उत्तर प्रदेश। एक बात मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन तो करता है, लेकिन अगर दोस्तों कभी आपसे किसके बारे में पूछ ले, मिल के बारे में पूछ ले, ठीक है, चीनी मिल के बारे में पूछ दे कि सबसे ज्यादा चीनी मिल कहां पर दोस्तों, तो एक जमाने में दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम था, लेकिन अभी महाराष्ट्र उत्तर हो गया। जी हां, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी मिल है, दूसरे नंबर पर दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम आता है। कब? जब मुद्दा आएगा दोस्तों चीनी मिल का। क्योंकि गन्ना लेके करोगे क्या, गन्ना को पेरना ही पड़ेगा, उससे चीनी बनाना ही पड़ेगी, तो याद रखें दोस्तों ये वाला उत्तर हो जाता है। अब बच्चे नहीं जानते, हमेशा लोगों का दिमाग गन्ना पे गया, कभी सवाल चीनी पे दे दे परेशानी खड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप पहले से लट रहिएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा, ये हो गया सवाल हमारा भारत के भूगोल से। विश्व के भूगोल से सवाल देखते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल देखते हैं। मेंस परीक्षा 2017 में दोस्तों ये भी सवाल आया, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है कि पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? किसमें? ये पश्चिमी एशिया की बात कर रहा है। और सबसे ज्यादा तेल उत्पादन कौन करता दोस्तों? क्या इराक करता? नहीं। क्या ईरान करता? नहीं। कौन करता दोस्तों? सऊदी अरब करता है। कौन करता है? सऊदी अरब करता है। एक काम करते हैं ना, आज के बाद ना एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जब भी किसी देश का नाम आएगा ना हम लोग राजधानी जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इराक की राजधानी कहां है दोस्तों? तो इराक की राजधानी है बगदाद। क्या है दोस्तों? अगर राजधानी की बात करें, ठीक है, इसी से क्या होगा, हमारा जो एक तैयारी और होती चलेगी। इसी तरह से ईरान की राजधानी कहां है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान। सऊदी अरब की राजधानी कहां है? तो याद रखेगा रियाद। लेबनान की राजधानी कहां है? याद रखेगा बेरूत। कहां पर है दोस्तों? बेरूत। ये राजधानियां हैं। फिलहाल जो आपका सही उत्तर है वो सऊदी अरब। अच्छा, दो चीजें याद रखेगा, सऊदी अरब अगर आप याद कर ही रहे हैं दोस्तों, तो सऊदी अरब के मामले में दो चीजें ध्यान दीजिएगा। एक तो दोस्तों सऊदी अरब क्या है दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है दोस्तों? सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है तेल का? ठीक है, तो सऊदी अरब करता है, ये याद रखेगा। दूसरा याद रखेगा, सर्वाधिक निर्यात कौन करता है? मान लीजिए आज उत्पादन पूछा, कल आपसे पूछ दे सर्वाधिक निर्यात, ठीक है, तब भी आपका जवाब क्या होगा? सऊदी अरब। तेल का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? तो भी जवाब सऊदी अरब होगा। आई बात समझ में ना? मेरी क्लास में एक खासियत है, जो जो आपके मन में पैदा हो रहा है ना, वो आप उत्तर सुनते जाओ। आगे देखो, लिख रहा विश्व में केसर का सर्वाधिक उत्पादन। अब आप कहोगे सर सवाल तो तेल का पूछा था, अरे सर ओपेक के बारे में बता दिए होते कि ओपेक क्या है। ये दुनिया भर में तेल उत्पादक देशों का समूह है। ओपेक का सर मुख्यालय बता दिए होते कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो हम बता देते ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है, वियना। वियना कहां पड़ता दोस्तों? वियना पड़ता ऑस्ट्रिया में। कहां पड़ता है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया मत बोल दीजिएगा। ठीक है, यहां पर सर ये सब बता, ये यहां पर सर केसर वाली बात कहां से आ गई? अरे राजू, केसर की बात ये ऑप्शन नंबर किससे आ गई? ये 2 नंबर जो ईरान लिख रहा है इससे आ गई। ठीक है, क्यों दोस्तों? मैंने ये पढ़ ही रहा था कि मुझे मुद्दा मिल गया और पता चला कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश है और दूसरे नंबर पे दोस्तों भारत का नाम आता है। सोचने वाली बात है। यहां पर दोस्तों बच्चा बहुत कंफ्यूज, मान लो कभी केसर के बारे में पूछ ही दिया, सब आप कहोगे सर ईरान में केसर उत्पादन। अब देखो कितने बच्चे एकदम हैरान हो रहे होंगे कि सर ऐसा भी है क्या, ईरान में केसर उत्पादन? सर हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा संभव है, लेकिन है। ये उत्तर मैं दे रहा हूं, आप चाहे तो गूगल सर्च कर सकते। ठीक है, लेकिन अब विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित नहीं होता, प्रामाणित होता है। ठीक है, प्रमाण में इत प्रत्यय लगाएंगे तो हमेशा पहले वाले के साथ आ की मात्रा जुड़ता है, तो प्रामाणित होगा। सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार किसके पास है? रिजर्व किसके पास है? रिजर्व की बात कर रहे हैं यहां पे, किसकी बात कर रहा है दोस्तों? रिजर्व की बात कर रहा है। तो सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार दोस्तों किसके पास है? वेनेजुएला के पास। किसके पास है दोस्तों? वेनेजुएला। अगर वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो वेनेजुएला का नाम आएगा। वेनेजुएला वही देश है जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है
एंजल जलप्रपात वो कहां पर है, वो वेनेजुएला में स्थित है दोस्तों। नंबर 1 पर हो जाएगा ये वेनेजुएला। दूसरे नंबर पे याद रखेंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब के पास भी दोस्तों तेल का बहुत बड़ा भंडार है, तो दूसरे नंबर पे दोस्तों सऊदी अरब की बात करेगा। और तब जाके तीसरे नंबर पे जो आप पढ़ते हैं, अच्छा तीसरे नंबर पे दोस्तों आप ईरान इराक सोच रहे हैं, गलत हो जाएगा, कनाडा बोलिएगा। मैं यहां रिजर्व की बात कर रहा हूं, कच्चे तेल के रिजर्व की बात कर रहा हूं, क्रूड ऑयल की, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन होता है। भारत में दोस्तों क्रूड ऑयल का उत्पादन कहां होता है, बहुत जगह होता है, जैसे असम के डिगबोई से होता है, जैसे दोस्तों गुजरात से भी होता है, गुजरात के जामनगर वगैरह एरिया से, वहां से भी दोस्तों होता रहता है। इसी तरह से दोस्तों तमिलनाडु में भी एक दो क्षेत्र हैं, तमिलनाडु में भी एक दो क्षेत्र हैं, ठीक है, वहां से होता है। आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, तो यहां भी कुछ क्षेत्र हैं जहां से दोस्तों कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है भारत के अंदर, ठीक है। उसी तरह से महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, वो भी याद रखें। तो ये हो गया दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल। अगला सवाल जनसंख्या नगरीकरण का सवाल देखते हैं। ये सब्जेक्ट तो आप जल्दी पढ़ते नहीं, ठीक है। री एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल है, पुनर्परीक्षा हुई थी, एक बार एग्जाम कैंसिल हुआ था, दोबारा पेपर हुआ था, तो उसमें परीक्षा में पूछा गया था, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। मैंने कई बार आपको बताया लिटरेसी रेट के बारे में, ये भी बताया कि जब भी लिटरेसी रेट निकालते हैं तो 7 साल या इसके ऊपर के जो लोग होते हैं दोस्तों, उसको लिटरेसी रेट में काउंट किया जाता है। और सबसे कम साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में कहां दोस्तों, श्रावस्ती में। मैंने एक ट्रिक भी दिया था कि यहां पर दोस्तों गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा क्या दिया था, ज्ञान दिया था, ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। एक सवाल आता है कि गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया, गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिया था, तो सर्वाधिक उपदेश दिया था दोस्तों श्रावस्ती में, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों साक्षरता दर क्या है, सबसे कम है। हमारा देश आजाद हुआ था 47 में, यहां साक्षरता दर कितने दोस्तों, 46% समथिंग, ठीक है। एक लगभग अनुमान लगा के रखिए 46%, ये आंकड़ा है दोस्तों, याद रखेंगे। बाकी यहां पे जो बुलंदशहर और कुशीनगर उन्नाव दे रहा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा इस सवाल के लिए। आई बात समझ में। अब कुछ नए सवाल बनाते हैं, उसका आंसर बताइए आप। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, ठीक है। तो हमने सबसे सर्वाधिक साक्षरता में किसको पढ़ा दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर के बारे में पढ़ा, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, जिसकी साक्षरता दर कितनी दोस्तों, याद रखेंगे 80% से ज्यादा, 82% दोस्तों यहां साक्षरता दर है, इसको याद रखिएगा। नंबर 2 पर दोस्तों हम लोगों ने कानपुर के बारे में पढ़ा होगा, और कानपुर नगर याद रखेंगे, कानपुर देहात अलग है और कानपुर नगर अलग है, तो कानपुर नगर का नाम पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों औरैया का नाम पढ़ते हैं। चौथे नंबर पर दोस्तों इटावा का नाम पढ़ते हैं, और 5वें नंबर पे जाकर दोस्तों गाजियाबाद का नाम पढ़ते हैं। 5वें नंबर पे किसका नाम पढ़ते हैं, गाजियाबाद का नाम पढ़ते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, अगर सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो। आई बात समझ में, आगे बढ़िए। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य का साक्षरता दर कितना है, लिटरेसी रेट दोस्तों राज्य वाइज अगर देखेंगे तो कितना है, तो दोस्तों अगर हम पहले भारत की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों ये सवाल भारत का करता तो बताया था दोस्तों भारत का साक्षरता दर कितना है, 74.4% है, अगर हम भारत की बात करते तो। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, यूपी की बात करते हैं, तो यूपी की साक्षरता दर 67.7% है, याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। एक चीज और याद रखेगा, जब हमारा देश आजाद हुआ था, मान लीजिए एक सवाल आए कि आजादी के समय साक्षरता दर कितनी थी, साक्षरता, ठीक है, साक्षरता दर आजादी के समय दोस्तों कितनी थी, तो याद रखेगा दोस्तों आजादी के समय साक्षरता दर केवल 18% थी। कितनी थी दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश में कितने लोग साक्षर थे, तो याद रखेगा केवल 18% लोग साक्षर थे, और आज कितनी साक्षर हैं, आज 74% लोग साक्षर हैं, ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहां की है, यह अच्छा सवाल कर दिया। अब बच्चे सोचेंगे, अगर ये सवाल परीक्षा में आया ना, तो लोगों के दिमाग में फीड है कि सर गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, जल्दीबाजी में अपना उत्तर क्या करेंगे, गौतम बुद्ध नगर। हो गई गलती भाई, यहां कुल साक्षरता की बात नहीं किया, यहां सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात किया। थोड़ा सा अपडेट कर लो भाई, कानपुर नगर उत्तर होगा। क्या होगा, कानपुर नगर उत्तर होगा। कानपुर की महिलाएं दोस्तों सबसे ज्यादा साक्षर हैं। जी हां दोस्तों, कानपुर नगर की महिलाएं, हो भी क्यों ना, वहीं से राष्ट्रपति जो बने थे रामनाथ कोविंद, जिसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो कहां से निवास करते थे, कानपुर से, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे छोटा छोटा क्लू बना के याद रखें, चीजें आपको बेहतर ढंग से याद रहेंगी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला चैप्टर दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान, उसका सवाल देख लेते हैं। प्री परीक्षा 2017 में एक सवाल आया कि प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 1967 ईस्वी में बना था, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति प्रस्तुत की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे।
बहुत बढ़िया सवाल दे दिया, ठीक है, कि पहली बार देश में लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्कृति प्रस्तुत की गई थी। एक प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, एक द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बाद में बना है, ठीक है। ये 1967 ईस्वी में बना था और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, याद रखेगा मोरारजी देसाई जी थे। जी हां दोस्तों, के संथानम गलत जवाब हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह भी गलत है, बाबू जगजीवन राम गलत हो जाएगा, मोरारजी देसाई थे, याद रखेगा, ठीक है। जलई मोचई, जलई मतलब जवाहरलाल नेहरू, फिर दो बार आते हैं जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर ई फॉर इंदिरा गांधी, फिर मोचई, मोचई में मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई दोस्तों व्यक्ति के तौर पर दोस्तों देखेंगे तो व्यक्ति के तौर पर दोस्तों ये चौथे नंबर के क्या थे दोस्तों, प्रधानमंत्री थे। चौथे नंबर के क्या थे दोस्तों, प्रधानमंत्री थे, याद रखेंगे। मोरारजी देसाई की सरकार में पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्कृति प्रस्तुत की गई थी। अब कुछ अच्छे सवाल मैं देता हूं, जरा ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिए। लिखा है वर्ष 1962 ईस्वी, ये वही साल है दोस्तों जिस साल इंडो चाइना वार हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, इंडो चाइना वार हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे 1962 ईस्वी में। इसकी 1962 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में गठित समिति भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दोस्तों बनाई गई थी। उस समय दोस्तों जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समिति बनाई गई थी, उस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे दोस्तों के संथानम। ये जो दूसरे नंबर पे आपको नाम मिल रहा है के संथानम का, वो इस भ्रष्टाचार समिति के अध्यक्ष थे, इसको याद रखेंगे, जो कि 1962 में बनी थी। लिख रहा के संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर किस आयोग का दोस्तों गठन किया गया, तो पहली बार भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं, सीवीसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं। और कब बना दोस्तों, 1964 में बन गया था। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 62 में पहली बार समिति बनी है के संतानम की अध्यक्षता में, 64 में पहली बार सीवीसी की स्थापना हुआ है, और ये जो प्रशासनिक सुधार आयोग है ये 1967 की बात कर रहा है, यानी इसके भी 3 साल पहले की सब घटना है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ये बना था दोस्तों 2005 ईस्वी में। करा किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था, तो याद रखेंगे वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। ये दूसरी बार दोस्तों वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरी बार प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था वर्ष 2005 में। पहली बार किसके अध्यक्षता में, तो पहली बार मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। इसके तहत लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की गई थी, याद रखेंगे। एक सवाल और आता है कि लोकपाल से संबंधित जो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम ये कब आया है। सवाल अगर पूछे कभी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम दोस्तों कब आया। अब यहां पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में कि आयोग कब बना, ये कमीशन कब बना, सीवीसी की स्थापना कब हुई, तो जवाब क्या देंगे 1964। लेकिन जैसे ही पूछे दोस्तों आपसे अधिनियम के बारे में, अब आपका उत्तर चेंज हो जाएगा, वर्ष 2003 में इसके लिए दोस्तों अधिनियम बनाया गया। ये सवाल आप याद रखेंगे, 2003 मत भूलिएगा, स्टार लगा रहा हूं सवाल पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चों के दिमाग में हमेशा 64 होता है, जवाब गलत करते हैं, ठीक है। आज के बाद आप सभी याद रखेंगे, इस तरह से जब आप पढ़ेंगे, जब आपको कभी कोचिंग वगैरह में इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, तब समझो कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। हमने स्टडी 91 पे कभी तमाशा नहीं किए। लोग आते हैं व्यूज बढ़ाने के लिए, न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। आप देखे होंगे नितिन सर आते हैं ना, शालीनता के साथ अपनी क्लास लेते चले जाते। दुनिया क्या ट्रेंड कर रही है इनको कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, कौन ट्रेंड कर रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है, कौन सा विषय ट्रेंड कर रहा है, नहीं। मुझे लगता है मेरा काम, मैं एक शिक्षक हूं, मेरा काम अच्छी शिक्षा देना, क्वालिटी एजुकेशन देना, मैं बस वही देकर संतुष्ट रहता हूं और अपने समय को सही जगह निवेश करता हूं। जैसे जो समय बचता मैं किताबों पर काम करता हूं, मेरा मन लगता है किताबों पर काम करने में, ठीक है, खुद से, तो अच्छा लगता है और ये आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ये सवाल सही बता बहुत डिफिकल्ट था, ये जब सवाल मेरे सामने आया तो मैं भी परेशान हो गया, क्योंकि काफी दिन पहले मैंने फिजिक्स की क्लास लिया था, तो चीजें याद थी, चीजें दिमाग से उतर गई थी। फार्मूला तो याद था लेकिन तरीका नहीं आता, उत्तर भी निकाल लेता हूं। कई बार ऐसा होता ना, मैं मैथ नहीं जानता, लेकिन आप मैथ का कोई सवाल दे देंगे, मैं चुटकी में हल कर दूंगा अपनी विधि से, ठीक है। अब कौन सी विधि लगाता हूं भगवान जाने, ठीक है। उत्तर सही निकलता है, सब में नहीं, मतलब 100 सवाल मुझे मिलेगा तो मान के चलो 75-80 सवाल मैं सही कर देता हूं, ठीक है, बिना किसी नियम कानून का। और पता नहीं कौन कौन सा नियम मैं भिड़ाता हूं उसमें, और कैसे आ जाता उत्तर मुझे भी नहीं पता, सब भगवान की कृपा है, ठीक है। कभी पूछोगे तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा, ठीक है, और बताऊंगा तो हंसोगे, कहोगे सर मतलब आपका फार्मूला अंतहीन चलता है बिना किसी नियम कानून के। खैर उत्तर से मतलब है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखो ये प्री परीक्षा 2017 में सवाल पूछा गया कि दो समान द्रव्यमान, जी हां दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पॉइंट लिखा समान द्रव्यमान, यानी जो दो वस्तुएं हैं उनके द्रव्यमान यानी मास,
क्या है दोस्तों, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास कहते हैं। तो याद रखिएगा उसका मास क्या है, इक्वल है, ठीक है। लेकिन अब मास की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना दोस्तों, 4:9 है। अब न जाने लोग कैसे पढ़ते हैं, हमेशा याद रखेगा इसको स्क्वायर रूट में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। गतिज ऊर्जा से कभी भी दोस्तों वेग की तरफ जाना हो ना, अंडर रूट में डाल दो उसे, आपका उत्तर निकल जाएगा। मेरा अपना फार्मूला है, ठीक है। अब अगर नितिन सर के फार्मूला को देखोगे, नितिन सर क्या कहते हैं, मामला समझो, ठीक है। नितिन सर कहते हैं कि कभी भी गतिज ऊर्जा से, पहले समझो कहां से कहां जाना है, गतिज ऊर्जा से अगर कहां जाना हो, वेग की तरफ जाना हो, ठीक है, वेग की तरफ जाना हो, किधर जाना हो, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको। वेग की तरफ जाना हो तो हमेशा क्या करो, जैसे 4:9 है ना, तो क्या कर दो, उसको रूट में डाल दो। जैसे 4 का वर्गमूल निकाल दो और 9 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2, 4 का क्या हो जाएगा 2 और 9 का हो जाएगा 3, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2:3। अगर दोस्तों कभी वेग से इधर जाना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, तब मान लो आपके सामने 2 दिया होगा तो आप हमेशा स्क्वायर कर लेना, ठीक है। इधर आओगे तो स्क्वायर रूट कर देना, इधर जाओगे तो स्क्वायर कर देना। ये अपना देसी फार्मूला, यही 2 सवाल देता है, कभी गतिज ऊर्जा से वेग की तरफ या वेग से गतिज ऊर्जा की तरफ, ये इतना ही देता है। अब खैर बात करते हैं अपने काम की बातें, ठीक है। उत्तर तो निकल गया, मेथड समझते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, तो याद रखेगा इसको हम पढ़ते हैं हाफ mv स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हाफ mv स्क्वायर। जहां पर क्या होता है दोस्तों, अब नियम कहता है कि 1/2 गुणे m माने क्या हो जाता है, मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे क्या होता है दोस्तों, वेग। वेग का क्या क्या दोस्तों, वेग का स्क्वायर करना, यही हो गया ना। प्रश्नानुसार दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान अगर समान है तो माना यम है और वेग क्रमशः क्या हो गया, v1 v2 हो गया। तो क्या लिखेंगे, इसी चीज को काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर याद रखेंगे 1/2 यम v1। मान लो अब दो मास तो समान है तो दोनों को यम मान लेते हैं, लेकिन v को v1 मान लेते हैं, ठीक है। तो v1 का स्क्वायर बटा 1/2 यम v2 का स्क्वायर, यही आएगा ना दोस्तों, v1 और v2 का स्क्वायर। लो सेम तक काट दिया तो क्या बचेगा दोस्तों, v1 का स्क्वायर और v2 का स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि v1 v2 दिया कितना है, तो v1 दिया दोस्तों 4 दिया ना, 4 दिया है तो याद रखेंगे ये है, और यहां याद रखेंगे यहां 9 दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा। और अब उल्टा होगा दोस्तों तो क्या करेंगे, इसको हम हमेशा क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए, यहां पे आएंगे ना, यहां लिखेंगे 4/9 बराबर 1 सेकंड, इसको हो गया ना 1/2 यम भी स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद v1 v2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। v1 v2 हम सीधे डेटा प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। अब वो वापस इस साइड आएगा ना, जब लौट के इस साइड आएगा तो रूट में चला जाएगा, ठीक है। ये इधर आएगा तो रूट में चला जाएगा, रूट में जाएगा तो इसका बच जाएगा 2/3 आ जाएगा। एक बार आप चेक करिएगा, ऐसे ही फार्मूले पे काम होता है इसको, ठीक है। फिलहाल मैं अपना देसी फार्मूला जानता हूं, मैं इसी तरीके से निकालता हूं जब कभी सवाल आता है। एक लाइन का काम है, गतिज ऊर्जा से वेग की तरफ जाना है तो स्क्वायर रूट में डाल दो, मतलब रूट निकाल लो उसका, और अगर वेग से गतिज ऊर्जा की तरफ जाना है तो हमेशा स्क्वायर कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको देख करके थोड़ा सेट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, घबराइए मत भाई, जीएस के सवालों पर हमसे हालचाल लिया करिए, ठीक है। मैथमेटिक्स के नहीं, मैंने पहले आपसे कहा। अब कोई बच्चा अंग्रेजी हमसे पूछेगा, भैया अंग्रेजी से तो बहुत दूर दूर का नाता रिश्ता हमारा नहीं है, ठीक है। हमेशा गलत होता है, केवल इंग्लिश ऐसा विषय जो मैं आज तक नहीं पढ़ पाया, बाकी सब सही है, ठीक है। कह रहा प्री परीक्षा 2017 का सवाल है, जीवाणु भोजी के संबंध में कौन सा कथन सही है। जीवाणु भोजी, अच्छा जीवाणु भोजी किस शब्द से बना दोस्तों, तो याद रखेगा जीवाणु भोजी 2 शब्द से बना है, जीवाणु धन भोजी, जीवाणु धन भोजी, ठीक है। अरे बाप रे बाप, ठीक है। जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया, और भोजी भी लग गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में, अभी आपको अपने आप उत्तर मिलेगा। लिख रहा है जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं। जीवाणु भोजी मतलब जो जीवाणु को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, यह एक वायरस होते हैं। क्या होते हैं, जीवाणु भोजी क्या होते हैं दोस्तों, वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को भी संक्रमित कर देते हैं, खा जाते हैं, उनको संक्रमित कर देते हैं, ठीक है। अब ये सब करते हैं तो क्या ये सही है, जी हां, ये कथन बिल्कुल सही है। लिख रहा जीवाणु भोजी का आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। जीवाणु भोजी यानी सीधे सीधे लिखना चाहिए था वायरस क्या होते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं, ये भी सही है। तो यहां पर दोस्तों जो आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है इस जीवाणु भोजी के संदर्भ में, ठीक है। अब आइए नए सवाल पढ़ते हैं। लिख रहा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में वाहक का कार्य कौन करते हैं, ठीक है। वाहक का काम कौन करते हैं, वाहक मतलब कौन इसको बैठा के ले जाते हैं, ठीक है। वाहक मतलब समझ होता है कि देखिए कोई भी संक्रमण कब फैलता है, जब उसका कोई वाहक होता है। जैसे मैं अगर रोगी हूं, मैं किसी के बीच जाऊंगा तभी दूसरे तक रोग पहुंचेगा, तो मैं वाहक का काम कर रहा हूं।
उसी तरह से आनुवांशिक अभियांत्रिकी में वाहक का काम कौन करते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, वाहक का काम करते हैं बैक्टीरियोफेज। कौन करते हैं? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज दोस्तों ये वाहक का काम करते हैं, याद रखेंगे। दिख रहा है, जीवाणुभोजी वाहक के रूप में कार्य करते हैं। जीवाणुभोजी वाहक के रूप में क्या काम करते हैं दोस्तों? तो जीन स्थानांतरण का। क्या करते हैं? जीन स्थानांतरण का। किसका काम करते हैं? जीन को डिस्टर्ब कर देते हैं। जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज आश्रित होते हैं, ये किस पर निर्भर करते हैं ये आपको बताना है। तो याद रखेगा, ये केवल जीवाणुओं पर निर्भर करते हैं। किस पर दोस्तों? केवल जीवाणुओं पर ये निर्भर करते हैं। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। ठीक है, ये आपके जीव विज्ञान से संबंधित सवाल था। अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगले सवाल से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर कवर पेज आज चेंज सा नजर आ रहा है और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारा एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है study91pro.com। जी हां दोस्तों, ये आप नया एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं study91 pro के नाम से। ठीक है, या फिर सीधे हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं study91pro.com। इस वेबसाइट पर दोस्तों आपके लिए टेस्ट सीरीज दिया गया है। आप ऊपर आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा, आप अपने सर्च बॉक्स में यूपीपीएससी RO लिखेंगे तो आपको उससे संबंधित मॉक टेस्ट मिल जाएगा। 15 मॉक टेस्ट दोस्तों यहां पर है। इसमें मॉक टेस्ट भी दिया गया है, सेक्शनल टेस्ट भी दिया गया है, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे और करंट अफेयर भी मिल जाएगा। जी हां, ये सब कुछ है। कोशिश कीजिएगा दोस्तों इसको परचेज करने का। फिलहाल तो आपके लिए दोस्तों 2 यहां पर फ्री टेस्ट भी दिए गए हैं। तो पहले एक काम करते हैं सर, जो फ्री में मिल रहा है ना, पहले उसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे है। पसंद आएगा तो परचेज करेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, है कि नहीं। जैसे मैंने किताब के बारे में क्या कहा, आप इच्छा हो तो लीजिए, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं। हालांकि कंपटीशन बहुत तेज है और आप लेंगे तो बेहतर रहेगा। ये किताब आपके लिए बहुत सुटेबल है और ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बार आप लेके देखिए, शानदार सी सीरीज है, बहुत गजब सीरीज है। परचेज करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, study91pro.com याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। अब अगला सवाल दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित सवाल है। ये विषय तो हम पढ़ते नहीं, हम डरते हैं हमेशा इससे। मेंस परीक्षा 2017 में सवाल दिया कि निम्नलिखित में किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत ने किसका किया 2017 में, यह आपको बताना है। कब? 2017 में। सवाल भी 17 का था, इसलिए अब डालना जरूरी हो गया। तो दोस्तों अब ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, केमिकल या फिर वस्त्र या फिर ये करेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा इंजीनियरिंग गुड्स, अभियांत्रिकी वस्तुएं। इसका मतलब क्या है? अभियांत्रिकी को क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स का दोस्तों सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ था वर्ष 2017 में। वैसे ऑप्शन नहीं दिया है। भारत सबसे ज्यादा पता किसका एक्सपोर्ट करता है? रत्न का करता है। रत्न का एक्सपोर्ट दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, रत्न का एक्सपोर्ट दोस्तों भारत क्या करता है? सर्वाधिक करता है, सबसे ज्यादा। उसके बाद जाके दोस्तों इन सब का नंबर आता है, लेकिन अब यहां पर दिया तो नाम तो नहीं दिया रत्नों का, इसलिए दोस्तों अलग हो जाएगा। लेकिन अब भारत में शीर्ष निर्यातक जिला कौन सा? सबसे ज्यादा निर्यात दोस्तों कहां से होता है भारत में? तो याद रखेगा गुजरात से होता है। सबसे ज्यादा निर्यात कहां से होता है? गुजरात से। और गुजरात में कहां दोस्तों? याद रखेंगे जामनगर से। कहां से दोस्तों? जामनगर से। पूरे भारत का 24% एक्सपोर्ट केवल और केवल दोस्तों कहां से होता है? जामनगर से होता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? सूरत आता है। निर्यात में दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे याद रखेंगे सूरत आता है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों निर्यात में कौन आता है दोस्तों? महाराष्ट्र, मुंबई आता है। ये तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट के मामले में आता है, इसको याद रखेंगे। महाराष्ट्र तो राज्य हो जाएगा, तो मुंबई यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, महाराष्ट्र का जो मुंबई है तीसरे नंबर पे। वर्ष 2022-23 में दोस्तों व्यापारिक निर्यात में वृद्धि हुआ। कितने की वृद्धि हुई थी दोस्तों? तो अगर 22-23 की बात करेंगे तो हर वर्ष की अपेक्षा करीब 2.03% की दोस्तों क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। अगर आप चेक करेंगे तो एक चीज और बताऊंगा, अगर मैं इंजीनियरिंग गुड्स की बात करूं, अगर मैं यहां पर इंजीनियरिंग गुड्स या सामान की बात करूं, तो एक चीज याद रखेगा, जैसे यहां तो आंकड़ा 2017 का दिया है, अगर यही आंकड़ा मैं आपको 2022-23 का बताऊं कि सर 2022-23 में इसी आंकड़े के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए, तो याद रखेगा दोस्तों इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में भारत जो है 50% की वृद्धि कर लिया। कितना दोस्तों? पहले की अपेक्षा दोस्तों 50% ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। और आपको जान के दोस्तों हैरानी होगा कि 101 बिलियन डॉलर, कितना दोस्तों? 101 बिलियन डॉलर। जी हां, ये दोस्तों एक्सपोर्ट रहा किसका? इंजीनियरिंग गुड्स का। ये सोचने वाली बात है। मैं क्या समझाया आपको? इस सारे आंकड़े याद रखिए, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये आपके इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है। अगला सवाल दोस्तों इन्वायरमेंट से संबंधित सवाल है। यह सवाल प्री परीक्षा 2017 में आया कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अगर अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है तो क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, किसी भी तरह की ऊर्जा का मतलब क्या होगा दोस्तों? एनर्जी हो गया।
किसी भी तरह की एनर्जी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ले जाएंगे, ठीक है, तो बताओ वो ऊर्जा बढ़ जाएगी घट जाएगी? सिंपल सी बात है। अरे आप यहां पे हो, आपके शरीर में यहां जितनी ऊर्जा है, हम 5 किलोमीटर दौड़ा के आपको अगले जगह खड़ा कर दें, वहां भी उतनी ऊर्जा रहेगी? नहीं सर, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो क्षय तो होगा, क्षय होगा ना, कमी होगी ना। तो याद रखेंगे, कभी भी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो हमेशा दोस्तों ऊर्जा में क्या होगा? कमी होगा। कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, ठीक है। बढ़ेगा कैसे सोचोगे तो याद रहेगा, स्थिर भी नहीं रहेगा, बढ़ भी सकता, घट भी सकता, नहीं, ये सब गलत जवाब है, घटती है। लिस्ट कहा है कि पारस्की तंत्र में पोषण स्तर को विभाजित किया जाता है। अगर हम पारस्की तंत्र की बात करें तो पारस्की तंत्र में दोस्तों पोषण स्तर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो याद रखिएगा, इसको 3 भागों में बांटा गया है। बच्चों को नहीं पता होगा, एक दोस्तों यहां पर होता है संख्यात्मक स्तर, नहीं सुना होगा आपने, अब जब किताब पढ़ोगे इन्वायरमेंट की तब समझ में आएगा। संख्यात्मक स्तर क्या? संख्यात्मक पिरामिड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्यात्मक पिरामिड, ठीक है। ये 3 तरह के पिरामिड होते हैं यहां पे, ठीक है। जैसे एक हो गया संख्यात्मक पिरामिड, एक हो गया बायोमास पिरामिड, और एक हो गया ऊर्जा पिरामिड। बायोमास पिरामिड, बायोमास पिरामिड, और जो तीसरा हो गया वो हो गया दोस्तों ऊर्जा पिरामिड। ये 3 तरह के दोस्तों पिरामिड होते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगर हम कभी परीक्षा में मान लीजिए स्तर के बारे में पूछ दिया, पोषण स्तर के बारे में पूछ दिया, पारस्की तंत्र में कितने पोषण स्तर होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 3 पोषण स्तर होते हैं। एक संख्यात्मक पिरामिड होता है, एक बायोमास पिरामिड होता है, एक मुख्य रूप से, और एक जो है ऊर्जा पिरामिड होता है। प्रथम पोषी स्तर में कौन आते हैं? तो प्रथम पोषी स्तर में हमेशा उत्पादक आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? उत्पादक को दोस्तों क्या माना जाता है? प्रथम पोषी स्तर माना जाता है। आपसे परीक्षा में उत्पादक के रूप में क्या, अच्छा मान लीजिए उत्पादक ना देके कभी मान लो दे दिया स्वपोषी, एक ही बात है। स्वपोषी मतलब जो अपना पोषण करते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी या उत्पादक, इनको दोस्तों ये प्रथम पोषी में आते हैं। अब अगर इसका उदाहरण पूछ दे आपसे तो क्या बताएंगे? जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे क्या होते हैं दोस्तों? ये उत्पादक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसी तरह से घास की बात कर ले, पादप की बात कर ले, या फिर एक और ऑप्शन देता है प्लवक। क्या देता है दोस्तों? प्लवक की बात कर ले, ठीक है, प्लवक की बात कर ले। तो ये सभी दोस्तों प्रथम पोषीय स्तर के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। इसी तरह से द्वितीय पोषीय स्तर में कौन आता है दोस्तों? याद रखेगा, जो शाकाहारी जीव हैं, शाकाहारी, वो कहां आते हैं दोस्तों? द्वितीय पोषीय स्तर में आते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रथम उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम उपभोक्ता भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तथ्य को भी याद रखेंगे। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ये मैं इन्वायरमेंट से संबंधित सवाल आपको दे रहा हूं, ऐसे विषय जो आप नहीं पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा में सवाल बनता है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि आप स्टडी 91 पर आओ। स्टडी 91 पर आओगे तो हर सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं जीएस ना, ऐसे हिंदी की क्लास मैंने दिया, 60 लेक्चर दिया हूं हिंदी का, ठीक है। और कोशिश है कि 65-70 पे क्लास बंद करूंगा। सफिशियंट आपके लिए, सफिशियंट है, उतना पढ़ लो, रिवाइज कर लो, वहीं से जो कुछ है आना मिलेगा, ठीक है। मेंस परीक्षा 2014 का सवाल है, कृषि से संबंधित सवाल है। सवाल दे रहा कि अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम कहां से मिलता है? सूखी पत्तियों से नहीं, जड़ों से नहीं। याद रखेगा, बिना पके फल के लैटेक्स या पके फल के। तो याद रखेगा, बिना पके फल के लैटेक्स से क्या प्राप्त किया जाता है दोस्तों? अफीम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। हमारे देश में कई बार तो अफीम युद्ध लड़ा गया, अंग्रेजों के समय में कई बार अफीम युद्ध लड़ा गया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इतिहास के पन्नों को खंगालिए, तब मिलेगा। फिलहाल आइए मुद्दे की बात करते हैं। क्या सर अफीम की खेती कानूनी रूप से भारत में वैध है? हाँ वैध है ना, तभी तो बाराबंकी और गाजीपुर के क्षेत्रों में दोस्तों अफीम की खेती की जाती है। पूछता सवाल कि अफीम की खेती भारत में कहां होती है, तो क्या जवाब दोगे? बाराबंकी उत्तर प्रदेश, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, यहां होता है। लिख रहा उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती होती है, तो बताओगे कहां पर होता है दोस्तों? याद रखेगा, बाराबंकी में होता है, बाराबंकी में। और कहां पर होता है दोस्तों? याद रखेंगे, गाजीपुर में। कहां पर? गाजीपुर में, ठीक है। लिख रहा अफीम किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, उस पौधे का नाम क्या है, ठीक है। उसको हम कहते हैं दोस्तों पापवेर। क्या कहते हैं दोस्तों? पापवेर। पूरा नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, अब न जानो तो बेहतर है, और जानना चाहो जान लो। पापवेर सोमनीफेरस, सोमनीफेरस, ठीक है, ठीक है। अब लगा डिफिकल्ट है ना, तो पापवेर जान जो, ये पापवेर से मिलता बिना पके फल के लैटेक्स से दोस्तों प्राप्त किया जाता है। कानूनी अफीम का विश्व में सबसे बड़ा निर्माता कौन है? कानूनी रूप से दोस्तों वैध खेती कौन करता है दोस्तों? तो याद रखेगा, भारत। सबसे ज्यादा खेती कौन करता है अफीम का? तो भारत करता है, याद रखेंगे। करा हेरोइन दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है? हेरोइन, ठीक है। हेरोइन किससे मिलता है दोस्तों? तो याद रखेगा, इसी अफीम को प्रोसेस करके, अफीम को प्रोसेस
करके क्या बनाया जाता है दोस्तों, सबसे पहले अफीम को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद उससे मॉर्फिन तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, मॉर्फिन। और उस मॉर्फिन से क्या तैयार किया जाता है दोस्तों, तब जाके उस मॉर्फिन से हेरोइन मिलता है। ठीक है, तब जाके उस मॉर्फिन से हेरोइन मिलता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये सब बढ़िया सवाल है, एग्रीकल्चर का सवाल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, खेती कर ही रहे हैं तो अफीम की खेती से भी सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्पेशल प्री एग्जाम हुआ था 2010 में, साइंस टेक का सवाल है कि सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी की शब्दावली, आईटी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता मतलब यूजर, जिसे यूजर के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, क्या है। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा कंप्यूटर वो सोचेगा अच्छा ईमेल आईडी तो हम बहुत बना के रखे हैं। ठीक है, और यूजर आईडी, अगर ईमेल आईडी जानना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम लॉगिन कर सकते हैं। जवाब क्या है दोस्तों, गलत। कोई बच्चा सोचेगा कि पासवर्ड से खोल सकते हैं, गलत। कोई सोचेगा आर्ची पार्ची पता नहीं कुछ होगा, लेकिन यह भी गलत है। याद रखेगा फिंगर, एक्चुअली में फिंगर क्या दोस्तों, फिंगर एक तरह का प्रोटोकॉल है। क्या दोस्तों, फिंगर एक तरह का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं दोस्तों, तो प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या दोस्तों, नियमों का समूह होता है। और कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एक एफटीपी प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसको कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आप कहेंगे सर प्रोटोकॉल में आप यही क्यों बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपसे इसका जान पहचान है। कभी डेटा केबल अगर लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, या कभी आप लोग मूवी अगर देखने के शौकीन हो और जाते हैं कि भाई 5 रुपए की मूवी डाल दीजिए, ठीक है, होता है साइबर कैफे वगैरह वहां मूवी दोस्तों मिलती है 10-5 रुपए में। तो जब आप जाते हो, जब आपका डेटा केबल कनेक्ट किया जाता है तो हमेशा कहता है ट्रांसफर फाइल। जब तक आप ट्रांसफर फाइल नहीं सिलेक्ट करेंगे वो डेटा केबल से खाली चार्जिंग लेगा। ठीक है, वो फाइल को ट्रांसफर नहीं करेगा। और जहां पॉइंट लिखता है उसके नीचे हमेशा लिखता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी जब ये प्रोटोकॉल एक्टिव होता है तभी डेटा का स्थानांतरण हो सकता है एक जगह से दूसरे स्थान पे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से आपने सुना होगा HTTP, क्या पढ़ा होगा दोस्तों, HTTP हाइपर, क्या बोलते हैं HTTP ना, क्या बोलते हैं बताइए, एक और नाम आ रहा है यार, एक तो होता है SMTP, जो मेरे दिमाग में देखिए 2-3 नाम चल रहा है। ठीक है, क्या होता है ना, इसे दिमाग में सब भरा है। जब ये दिमाग में कंप्यूटर लोड हो रहा है ना, 1 मिनट का समय दिए, चैप्टर खोल के रख देंगे आप। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, SMTP। ठीक है, इसी तरह से होता है एक HTML, जो मेरे दिमाग में चल रहा था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये तो लैंग्वेज का नाम है। ये जो HTTP देता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये HTTP, कभी आप कोई साइट ओपन करते हैं www, ठीक है, तो याद रखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, उसके पहले दोस्तों ये HTTP प्रोटोकॉल लगता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरह के कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं। फिलहाल फिंगर प्रोटोकॉल की बात कर रहा था, याद रखेंगे। लेकिन आईटी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल पता करने के लिए यूज करते हैं, उसका नाम क्या दोस्तों, उसका नाम है फिंगर प्रोटोकॉल। क्या नाम है, फिंगर प्रोटोकॉल। मुझे नहीं लगता कि अब आप भूलेंगे। ठीक है, पहला सर्च इंजन कौन था, दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन था, तो आप याद रखेगा उसका नाम था आर्ची, जो मजा ले रहे थे आप। ठीक है, और भारत का पहला सर्च इंजन कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा भारत के पहले सर्च इंजन का नाम है गुरुजी। क्या नाम है दोस्तों, गुरुजी। भारत का पहला सर्च इंजन कौन सा है, उसका नाम है गुरुजी। याद रखिए, आज ये सवाल दिया, कल आयोग नया सवाल दे सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताओ दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा है। हम लोग भी कई तरह के सर्च इंजन यूज करते हैं, जैसे गूगल सर्च इंजन है, जैसे MSN सर्च इंजन है। ठीक है, जैसे कई लोगों में याहू सर्च इंजन होगा। ठीक है, तो कई सारे सर्च इंजन अभी भी चलते हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यूपी स्पेशल का सवाल है, प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ दोस्तों सीमा साझा नहीं, कितने जिले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जिले, तो याद रखिएगा दोस्तों 7 जिले। कितने जिले, 7 जिले साझा करते हैं। यहां पर दोस्तों कौन सा नहीं साझा करता है, लखीमपुर खीरी करता है, कुशीनगर नहीं करता है, कुशीनगर नहीं करता, श्रावस्ती करता, बलरामपुर भी करता है। कुशीनगर जो है साझा नहीं करता नेपाल के साथ सीमा, इसको याद रखेंगे। लेकिन आप कुशीनगर पडरौना जिले की सीमा स्पर्श करती, किसे स्पर्श करती दोस्तों, तो कुशीनगर की सीमा दोस्तों बिहार को स्पर्श करती। किसे स्पर्श करती है, बिहार को स्पर्श करती है। ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के कुल कितने राज्य केंद्रशासित प्रदेश के साथ सीमा, उत्तर प्रदेश के कुल कितने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो ये पूछ रहा दोस्तों नया। तो याद रखेगा यहां पर हमेशा याद रखेगा 8 राज्य के साथ सीमा साझा करता है और 1 केंद्रशासित प्रदेश कौन सा, दिल्ली। ठीक है,
दिल्ली, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, कुल मिला जुला के बात करेंगे तो 9 के साथ, ठीक है, और अलग अलग देखेंगे तो 8 + 1, ठीक है। प्रदेश का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला, तो सबसे पूर्वी जिले में आता है नाम दोस्तों बलिया का। बलिया क्या दोस्तों? बलिया जो है ये सबसे पूर्वी जिला माना जाता है। वहीं दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों यहां पर क्या सबसे पश्चिमी जिला, तो पश्चिमी नाम आता है शामली का। शामली जिला दोस्तों ये पश्चिमी जिला माना जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पश्चिमी जिला माना जाता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहां आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से जिले हैं, तो याद रखेगा दोस्तों, जैसे आपके सामने बलरामपुर दे दिया, बलरामपुर दे दिया, तो ब से दूसरा याद रखेगा बहराइच, बलरामपुर बहराइच, बहराइच भी दोस्तों टच करता है। तीसरा दोस्तों याद रखिए क्या दे दिया, लखीमपुर खीरी दे दिया, लखीमपुर खीरी दे दिया, तो लखीमपुर खीरी के पास में दोस्तों क्या पड़ेगा, पीलीभीत पड़ेगा। पीलीभीत भी दोस्तों टच करता है, पीलीभीत भी दोस्तों क्या करता है, टच करता है, पीलीभीत भी टच करता है। 5वें नंबर पे याद रखेगा दोस्तों श्रावस्ती दे दिया, श्रावस्ती भी दोस्तों टच करता है। 6ठे नंबर पे दोस्तों सिद्धार्थनगर याद रखेगा, सिद्धार्थनगर टच करता है नेपाल की सीमा को। और 7वें नंबर पर महाराजगंज टच करता है। कौन करता है? महाराजगंज। हो गया 7, ठीक है। इन 7 को आप याद रखेगा जो बिहार के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। उसी तरह से पूछ सकता है कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से, ठीक है, तो याद रखेगा यूपी सीमा साझा करता है, बिहार सीमा साझा करता है, बिहार करता है सीमा साझा, सिक्किम सीमा साझा करता है, जो आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखेगा। इसके साथ साथ दोस्तों याद रखेगा जो आप नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, उत्तराखंड भी सीमा साझा करता है, ठीक है। तभी तो मैप को लेके दोस्तों कई बार विवाद खड़ा हो जाता है उत्तराखंड। और 5वें नंबर पे याद रखेगा पश्चिम बंगाल भी दोस्तों सीमा साझा करता है। बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल का भी नाम आता है, ठीक है। हमारे आपके दिमाग में हमेशा उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम रहता है, लेकिन उसके साथ साथ 2 और याद रखेगा। ये मैं बात कर रहा हूं कि अगर नेपाल की बात आ जाए कि नेपाल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, तो याद रखेगा दोस्तों नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसलिए दोस्तों ये पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। आई बात समझ में? आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों विविध का है और प्री परीक्षा 2021 का सवाल है। निम्नलिखित घटनाओं यानी योजनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सवाल था। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शुरुआत के समय में दोस्तों आई थी, इसलिए उन्हें समझा जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें दोस्तों कठिन है। जैसे लिखा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानता होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्तों 1952 ईस्वी में आया था। तो यहां बच्चा सोचेगा कि सर 1 नंबर से शुरू कर लिया जाए, और कर भी सकता है, लेकिन उसको शायद ध्यान नहीं होगा कि की विलेज स्कीम दोस्तों ये 1952 जो केवीएस स्कीम है भारत सरकार की, ये केवीएस स्कीम दोस्तों आजादी के समय से जुड़ी है। ये अगस्त 1950 में ही आ गई थी, ठीक है। केवीएस स्कीम दोस्तों कब आ गई थी? ये अगस्त 1950 में आ गई थी। इसलिए नंबर 1 पर इसे करेंगे और नंबर 2 पर दोस्तों किसे करेंगे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करेंगे, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये तो दोस्तों 2 अक्टूबर को चलाया गया था, गांधी जयंती के दिन 1952 ईस्वी में, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1952 आप याद रखेगा, ये हो जाएगा। तो पहले बनेगा दोस्तों 3, तब बनेगा 1, तो 3 के बाद 1 बनेगा, और 3 के बाद 1 दोस्तों एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला। इसके बाद 2 नंबर की बात करेंगे तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण जो संस्तुति हुई थी दोस्तों, ये कब की घटना दोस्तों? ये 1958 की घटना है। और याद रखेंगे 1958 में ही दोस्तों क्या हुआ था? डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1958 वही साल है जिस साल भारत में किसकी स्थापना हुआ था? याद रखेंगे डीआरडीओ का, डीआरडीओ का। आप याद रखेंगे 1969 में क्या पढ़ते हैं दोस्तों? इसरो की स्थापना पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन डीआरडीओ की स्थापना उसके पहले हुआ था। ये वही साल है जब प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण संस्तुति दिया गया। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण तो बहुत बाद में हुआ, ये अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 1999 की घटना है, 1999 की घटना है, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे दोस्तों? ये बात याद रखेंगे, ये 1958 की घटना है, और एक जिला ग्राम्य जो डीआरडीए दिया है ये 1999 की घटना है, ठीक है। तब दोस्तों ये आपका आंसर बना है। सीक्वेंस आपका इसी हिसाब बना है कि पहले 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। मेरी क्लास में घड़ी मत देखा करिए और स्क्रीनशॉट को लेकर परेशान मत रहिए, ठीक है। आप एक किताब ले लीजिए, इस किताब में सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक है। देखिए काफी पहले जब मेरे पास बोर्ड नहीं था तो मैं कॉपी पे लिख के पढ़ाता था, वो वाली क्लास भी आपको मिल जाएगी स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में। उसी का दोस्तों हैंड नोट्स है। ये नोट्स अगर आप परचेज करेंगे तो इसका प्रिंट आपको खुद से कराना होगा, ये सॉफ्ट कॉपी में आपको मिलेगा। और अगर आप किताब खरीदेंगे तो किताब तो बाई पोस्ट आपके घर जाती है। तो मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। जो हमारा टेस्ट सीरीज आया दोस्तों, वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज आपको 30 दिन के लिए, 90 दिन के लिए यानी 3 महीने के लिए, 180 दिन यानी 6 महीने के लिए, और 365 दिन यानी 1 साल के लिए अवेलेबल है। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो 1 महीने या 3 महीने के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ले सकते हैं।
बहुत शानदार टेस्ट सीरीज। एक काम करिए ना, मत लीजिए, पहले फ्री वाला टेस्ट देकर देखिए। आपकी पोजीशन अगर आपको लगे खराब है तब लीजिए, अगर लगे कि नहीं बेहतर है तो कोई बात नहीं। और हर क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा, सॉल्यूशन भी दिया गया, प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया गया, मॉक टेस्ट भी दिया गया, सेक्शनल टेस्ट भी दिया गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो आप जल्दी से दोस्तों विजिट करिए स्टडी 91 प्रो पर। जी हां दोस्तों, स्टडी 91 प्रो का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी 91 प्रो का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों study91pro.com पे भी जा सकते हैं, ठीक है। study91 pro.com पर भी विजिट करिए दोस्तों, यहां पर भी आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहां जाइए और सीधे सर्च बॉक्स में जाके क्या करना है, आप जिस एग्जाम की तैयारी करें, जैसे यूपीपीएससी आरओ की तैयारी करें तो यूपीपीएससी आरओ, ये सर्च बॉक्स में दोस्तों SEARCH, ठीक है, सर्च बॉक्स में दोस्तों टाइप करना पड़ेगा आपको, तब आप अपने एग्जाम को ऐड कर पाएंगे। अगर आप वेब पेज पे ओपन करते तो भी यही काम करना होगा, ठीक है, या फिर आपको वहां सीक्वेंस दिया होगा, ठीक है, आप वहां से सिविल सर्विसेज में जाके आप यूपीपीएससी के कार्यक्रम में जाके आप चेक कर सकते हैं वहां से भी, ठीक है। तो फिलहाल सेशन हमारा यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक निवेदन आप सभी से है, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो नितिन सर को सपोर्ट करिए, स्टडी 91 को सपोर्ट करिए। अब मैं खुल के आ चुका हूं मैदान में और बढ़िया तैयारी करते हैं, ठीक है। जो अन्य परीक्षाएं हाल फिलहाल होने वाली है बहुत जल्द, उसके लिए भी क्लासेस मैं देने वाला हूं आप सभी को, तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाएं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।